हेलो पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के वीडियो को। बहुत ही शानदार तरीके से, तो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है आज का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। और आज है 11 मई। हर दिन 11 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीक दिवस। ये हर साल बनाया जाता है 11 मई को। तो क्या कारण है कि 11 मई को ही क्यों चुना गया इस दिन को? तो यहाँ पर देखिए, दूसरी बार 1998 में भारत के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ, हम कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, पोखरण के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेस्टिंग की गई थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया ने सुनी हमारी आवाज। 3 विस्फोट हुए थे, जिनमें से 11 मई को एक और 13 मई को 2 विस्फोट इस तरह से न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी। और वो भी बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि सीक्रेटली तरीके से। इवन की जो यूएसए की एजेंसी है, वो भी पूरी तरह से खुफिया एजेंसी भी लगी हुई थी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सर्विलेंस निगरानी के लिए। लेकिन उसको भी चकमा दे दिया था हमारी जो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो हमने यूज की थी। तो इसीलिए ग्रेट सैल्यूट है हमारे जो ग्रेट इन्वेंटर्स, जो हमारे इंजीनियर्स रहे थे इस इन्वॉल्वमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में। तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी और आर चिदम्बरम जो थे, ये पोखरण 2 के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं। इसीलिए ये 11 मई का दिन स्पेशली डेडिकेट किया गया है इन्हीं महान पर्सनैलिटीज के नाम। तो देखिए, तीनों बम्बों की ताकत बताई हुई है। पहले वाले बम की ताकत थी 1.5 किलोटन एटम बम, और दूसरे वाले की थी 4.5 किलोटन हाइड्रोजन बम, एंड तीसरे वाले की थी 0.2 किलोटन सब किलोटन डिवाइस। तो भारत दुनिया की छठी ऐसी ताकत बन गया था। तो इससे पहले कौन से 5 कंट्री थे? वो 5 कंट्री थी जो कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर्स हैं। तो कौन कौन सी हैं बताइए? फ्रांस है, यहाँ पर यूएसए है, यूके है, और इसके अलावा चाइना है। तो ये ऐसी कंट्रीज रही, रशिया है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर हैं। यूएसए है, यूके है। तो होप सो आप ये याद कर सकते हैं। फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, चाइना है, रशिया है, जो कि 5 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन की पावर थी। और छठी कंट्री ने, इंडिया ने यहाँ पर कदम रखा। बहुत ज्यादा कई जगह क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, लेकिन भारत ने अपने पीसफुली, अपने पैसिफाइड जो उसका हमेशा रवैया रहता है, उससे बताया कि हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से यूज करेंगे, इसका कहीं पे भी मिस यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोखरण है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998 एंड इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन दिस स्पेस। थीम क्या रही है 2021 की? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है 2021 की। देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे हमने 2 एक्सपेरिमेंट बोला है, यानी पोखरण 2 बोला है। पोखरण 2 से पहले पोखरण 1 भी हो चुका था। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। रीजन बीइंग कि जिस दिन ये पोखरण के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो इसीलिए स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। और देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया गया था। इसमें जो लीडरशिप थी वो थी मिसेस इंदिरा गांधी, जिनके नाम पे रिकॉर्ड है लाल किले की प्राचीर से 16 बार जिन्होंने तिरंगा झंडा लहराया था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो पोखरण 1 है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन्स का ये जो टेस्ट किया गया था, ये किया गया था 18 मई 1974 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके पीछे थोड़ी सा
एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि चाइना अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेता है, वो न्यूक्लियर बम्स बनाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने नेबरिंग कंट्री से भी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करता है, सो दैट कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए तो वो अपना डिफेंस कर सके। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। उस टाइम था स्माइलिंग बुद्धा, जो पहला पोखरण एक्सपेरिमेंट किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। एंड देन जो सेकंड अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। और इसे बोला गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था, और बहुत ज्यादा दुनिया ने हमारा लोहा माना था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी उस टाइम DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी चीफ थे, और भी बहुत हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। तो होप सो आपको आज का दिन जो है वो काफी अच्छे से याद रहेगा। ऑपरेशन शक्ति कहाँ हुआ, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहाँ हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है महात्मा गांधी जी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कल्याणम। इनकी इमेज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ए कल्याणम जी इवन जो लास्ट मोमेंट जो था उस टाइम तक भी निजी सचिव रहे थे, पर्सनल हम कह सकते हैं कि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे थे महात्मा गांधी जी को, जब नथुराम गोडसे ने मारा था 1948 के अंदर 30 जनवरी को। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं वी कल्याणम की। वी कल्याणम जी 99 ईयर्स के थे, मतलब 39 ईयर्स के थे, सॉरी 39 नहीं 99, 99 वर्ष के थे। और इनका देहांत हुआ है चेन्नई के अंदर, मीन्स तमिलनाडु की कैपिटल के अंदर। तो वी कल्याणम जो थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, फ्रीडम फाइटर रहे थे। गांधी जी के जीवन के पिछले कुछ वर्षों के दौरान महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे थे। वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उस टाइम भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, और फिर गांधी जी की हत्या तक भी उन्होंने उनके साथ काम किया था उससे पहले। और जन्म की बात करें तो 15 अगस्त 1922 शिमला को हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। एंड मृत्यु की बात करते हैं डेथ की, तो ये 4 मई 2021 को चेन्नई के अंदर हुई है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इन्हें इलेक्ट कर दिया गया है न्यू चीफ मिनिस्टर। आपको बताना है किस स्टेट के। अभी हमने देखा था कि टोटल 5 जगह पे इलेक्शंस हुए थे, जिसमें हमने देखा था वेस्ट बंगाल थी, असम थी, और केरला थे, और तमिलनाडु। एंड देन लास्ट में एक यूनियन टेरिटरी थी जिसका नाम है पुडुचेरी। यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, हर जगह सीएम अपॉइंट हो चुके हैं। पुडुचेरी की बात करें तो एन रंगास्वामी यहाँ पर बने हैं। और अगर गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नर जो रहेंगे वो हैं तमिल सुंदराजन जी। पुडुचेरी की गवर्नर की बात कर रहे हैं, एलजी हम बोलेंगे क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नर होते हैं उन्हें एलजी बोला जाता है, मीन्स उपराज्यपाल। देन हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के जो सीएम है वो बने हैं एमके स्टालिन, करुणानिधि जी के पिता, करुणानिधि जी के सुपुत्र रहे। करुणानिधि जी के सुपुत्र डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं केरला की, तो केरला से सीएम बने हैं पिनराई विजयन, दूसरी बार बने हैं ये। और केरला के जो गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। एंड तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पुरोहित। हम कह सकते हैं कि पुरोहित जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट इज असम की बात करते, बनवारी लाल पुरोहित, ये पूरा नाम सही रहेगा। तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम रहेगा बनवारी लाल पुरोहित। तो इसको मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी कि वहां पे कोई एक तरह से कोई रिचुअल, कोई पार्टी, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था। एंड देन हवन वगैरह के टाइम क्या हुआ कि पुरोहित ने तमिल में जो मंत्र होते हैं वो पढ़ने शुरू कर दिए, चांटिंग द मंत्र इन तमिल। तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हम असम की बात करते हैं तो असम के हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा जी।
और यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं, किन्होंने इनको शपथ दिलाई है, तो जगदीश मुखी जी, जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा रहे, वैसे ये दिल्ली से आते हैं और करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ गवर्नर। एंड देन इज द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की तीसरी बार, लगातार तीसरी बार सीएम बनी ममता बनर्जी। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो वो है जगदीप धनखड़ जी, यहाँ पे गवर्नर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं असम के। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। एंड यहाँ पर जो इमेज है ये इनसे पहले रहे थे, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एंड अगर देखिए गवर्नर की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे जगदीश मुखी जी, जो कि गवर्नर है कहाँ के, असम के। असम को कहीं जगह असोम भी बोल देते हैं। कैपिटल की बात करते हैं, असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर। एंड नेक्स्ट एयरपोर्ट जो है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट जो है गुवाहाटी के अंदर है, और गुवाहाटी बहुत ही बड़ा और बहुत एक हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण शहर है इस जगह का। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाद यहाँ पे गुवाहाटी एयरपोर्ट हम कह सकते हैं, इसका नाम जो है वो गोपीनाथ बारडोली है। गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये असम का है। एंड अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो ये है 14। एंड राज्यसभा की बात करते हैं तो ये है 7। एंड इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स जो है यहाँ पर है 30। और एमएलएस की अगर हम बात करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये है 126। और इसके बाद डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो है ये सबसे ओल्डेस्ट वन है। तो इसके पीछे एक कहानी है। होता ये है कि अंग्रेज जो होते हैं वो कहीं पे जाते हैं अपना एलिफेंट लेके, एंड अचानक से क्या होता है कि हाथी के पाँव में तेल लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि वहां पे जो बॉयज होते हैं, जो वहां पे खेल रहे होते हैं, तो अंग्रेज उनको कहते हैं डिग करो बॉय, डिग करो बॉय, डिग। जैसे वो खोदते जाते हैं वहां पे ऑयल निकल जाता है, तो ऑयल की रिफाइनरी, वहीं से उस जगह का नाम भी पड़ा है डिग बॉय। तो डिग बॉय सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है, ये है असम के अंदर। तो होप सो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट इज लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 जो है वो किस मेल जो प्लेयर है उनके द्वारा जीता गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए यहाँ पर क्या है, राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल, यहाँ पर हम देख सकते हैं राफेल नडाल जो कि टेनिस खेलते हैं गेम इनका, और ये स्पेन से है, ये स्पेनिश है। नेक्स्ट इज लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो वुमेन्स की कैटेगरी में जीता गया है। यहाँ पर हम इनकी इमेज भी देख सकते हैं, इनका नाम है नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका के द्वारा जीता गया है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन जो अवार्ड है 2021 का। एंड होप सो इमेज से काफी इजीली हम चीजों को रिटेन कर पाते हैं। यहाँ पे राफेल नडाल है जो कि स्पेन से है, एंड ये जापान की है